नमस्कार। मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। इन दिनों दिल्ली में अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसे लेकर बड़ी चर्चा है। हर आदमी अपने अपने हिसाब से अंदाजा लगा रहा है। चूंकि बात दिल्ली की है इसलिए इस पर बात करना जरूरी हो जाता है। तो आज हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक श्री जीएस अवाना। तो उनसे पूछते हैं, क्योंकि उनका दिल्ली के हर दौर के सरकार को उन्होंने देखा है, तो उनसे ही बात करते हैं। जो आज हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में मौजूद हैं, श्री जी एस अवाना। अवाना साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी। तो सर, गुप्ता क्या जी, लगता है कि दिल्ली में की गद्दी पे इस पर कौन बैठेगा? देखिए। गुप्ता जी, आपको तो भी बहुत लंबा अनुभव है, आपने मेरा बताया। आपने भी पीटीआई में और बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप, और आपने बड़ी अच्छी अच्छी कवरेज की हैं। मुझे भी याद है वो सब। और मुझे याद है कि आपने नटवर सिंह का भी एक इंटरव्यू लिया था, और उस वक्त का वो बड़ा विस्फोटक इंटरव्यू था। तो आपने दिल्ली को, आपने भी अच्छी तरह से देखा है। और वो जमाना था कि जब हम ये बता सकते थे कि चुनाव हुए हैं तो चीफ मिनिस्टर बनेगा कौन। जी। उसमें कोई संशय नहीं होती थी। वो चीजें सब कुछ क्लियर होता था कि भाई दिल्ली का चीफ मिनिस्टर कौन। उस वक्त जनसंघ भी होती थी, जनसंघ के भी रहे हैं, हम्म। और दूसरी पार्टियों के भी रहे हैं। वो दौर था जब जो है दादा रमन भी थे। और आपने देखा विजय कुमार मल्होत्रा और ये सब लोग होते थे। जी। हालांकि उन दिनों जो है चीफ मिनिस्टर को चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर पोजीशन होती थी। हाँ 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 शुरुआत हाँ। में तो एक बार बस वो चौधरी ब्रह्मप्रकाश रहे हैं चीफ मिनिस्टर, और जी उसके जी। बाद फिर ये दोबारा दौर शुरू हुआ, इसलिए जो नाम बदला गया, पर हम्म। पोजीशन तो वही। जी जी। तो उस वक्त प्रोडिक्ट कर देते थे। पर आजकल जो दौर है नरेंद्र मोदी जी का, उसमें प्रिडिक्ट करना कोई आसान काम है नहीं। हम्म। आज जो नाम इस वक्त सर्कुलेशन में हैं, चाहे वो विजेंद्र गुप्ता जी का है कि भाई ये प्रेसिडेंट भी हैं, कई बार के एमएलए भी हैं, और उस दौर में भी एमएलए बने जब हम्म। बीजेपी के लगभग सभी लेट गए थे और सही बात है। चंद एमएलए सेलेक्ट हुए थे। हम्म। चाहे वो सतीश उपाध्याय साहब का जो हो, जो हम्म 3 बार एमएलए और फिर एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं बीजेपी के, हम्म। दिल्ली के, या अरविंदर सिंह लवली हो, जो किसी जमाने में कांग्रेस में बड़े खास थे। एच के एल भगत इनके पिताजी को मैं जानता था, अच्छा। जो है, हाँ, बड़े खास थे। और हम्म। ये पहले बीजेपी में आए, इसके बाद में फिर चले गए बीजेपी को छोड़ के, हाँ, फिर फिर दोबारा वापस। बीजेपी के में हम्म आए। हम्म और इस वक्त जो है बड़े एक्सपीरियंस्ड एमएलए हैं, 4-5 हम्म बार ये एमएलए बने जी हैं। जी, सही बात है। हाँ। और यहाँ या पे मैं शिखा। बीच में एक बात जोड़ देना चाहता हूँ कि कांग्रेस की स्थिति देखिए। उसका एक नेता, पुराना नेता दिल्ली का, एक बार छोड़ कर जाता है, फिर वापस आता है अपनी पार्टी में, कांग्रेस में, फिर वो वापस चला जाता है बीजेपी में। तो आप इससे कांग्रेस का वो, अंदाजा भी लगा सकते हैं कि वो अपने नेताओं के साथ कैसा मतलब सलूक करती है। जी जी, आप ये देखिए कि मुझे तो वो दौर भी याद है कि जब अरविंदर सिंह लवली का सीएम के लिए नाम चलता था, ये शिक्षा मंत्री भी थे जी जी। दिल्ली के। अच्छा। और उस वक्त इनका नाम चलता था। एक हम्म। वालिया ग्रुप होता था, और वो कई लोग कांग्रेस के हम्म। होते थे उस वक्त। जी। इनका कांग्रेस में भी सीएम के लिए चलता था। हम्म। और एक जो नाम अभी चल रहा है वो शिखा राय का है, जिन्होंने सौरभ सौरभ भारद्वाज को हराया। जी जी। और खास खूबी क्या है शिखा राय की, कि ये सुषमा स्वराज जी की बहुत खासम खास थी। अच्छा। शिखा राय बहुत ही खासम खास थी। कैसे? सुषमा, हाँ, तो
इनका भी है। एक अजय महावर साहब हैं, हम्म। इनका भी नाम चल रहा था, चल रहा हम्म। है। और डॉक्टर अनिल गोयल का नाम चल रहा है। तो ये बहुत सारे नाम चल रहे हैं। हम्म। पर मैं आपको बता दूं, जितने मैंने नाम लिए हैं, मैं पूरे यकीन के साथ आपको कह सकता हूं इनमें से कोई भी चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा। अच्छा, मतलब जिनके नाम चल रहे हैं ज्यादातर, या आपने जो हाँ, नाम लिए हैं अभी? हाँ जी, जो मैंने नाम लिए हैं, हालांकि मीटिंग भी हुई नड्डा साहब की, जनरल सेक्रेटरीज की, हम्म। जेपी नड्डा साहब की, और उसमें इन सबको बुलाया भी था, सब जी। चल रहा था। हम्म। पर ये बनेंगे नहीं, हम्म। ये पक्का है। अच्छा। और बनेंगे केवल दो नाम। अच्छा। एक परवेश वर्मा का, हम्म। और एक वो व्यक्ति जिसका नाम ना मैं जानता हूं, ना आप जानते, ना कोई और जानता है। अच्छा, वो चौंकाने वाला जो होगा, जो चौंकाने वाला है। जो वो इन जादू दो की में से एक जादूगर की चीफ तरह मिनिस्टर वो बनेगा। टोपी टोपी से जो निकालते हैं, वो कोई चीज जो है जो सबको चौंकाती है, कुछ उस तरह का जादूगर वाला है। हाँ, हाँ। अच्छा। तो वो होगा, या प्रवेश वर्मा होगा। अब प्रवेश वर्मा के चांसेस ज्यादा क्यों हैं? हम्म। इनको मैं एक बात बताऊं कि इनमें इतना डिटर्मिनेशन था कि हम्म। जब इनको लोकसभा का चुनाव इन्होंने नहीं लड़ा, या इनको टिकट नहीं दिया, हम्म। इन्होंने उस वक्त एक बात कही थी, जो कि मैं चुनाव लड़ूंगा नई हम्म। दिल्ली से, और केजरीवाल के खिलाफ ही लड़ूंगा, और हम्म। उसको हराऊंगा। इनका ये डिटर्मिनेशन था, हम्म। स्पष्ट था पहले से कि इन्होंने लड़ना है। और इन्होंने फिर जीत के भी दिखाया। हम्म। दूसरा जो फैक्टर है इनके फेवर में, और जिसको मैं सबसे ज्यादा मजबूत मानता हूं, हम्म। वो फैक्टर है कि आप थोड़ा सा, जो बीजेपी की राजनीति है, और जो दो चार आसपास के स्टेट्स में उन्होंने जो सीएम जिस तरह से नियुक्त किए, उनकी बात आप देखें। हाँ, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, जैसे मध्य उड़ीसा प्रदेश में है। शिवराज चौहान बड़े सशक्त थे, कई बार के सीएम थे, बड़ा हम्म। अच्छा चुनाव लड़ा, और जी। लगभग तय ही हो रहा था। हम्म। पर मोहन यादव को ले आए, हम्म। यादव लॉबी के लिए। हम्म। बड़ा सरप्राइज था, और उन्हें केंद्र में एक अच्छी पोजीशन देके उनको भी नाराज नहीं किया। हम्म। दूसरा जो है, आप देखें राजस्थान में, तो यादव उधर हो गए। अब हम्म। लग रहा था कि जो है ब्राह्मण लॉबी है, उसके लिए मोदी ने कुछ अभी इतना किया नहीं, कहीं कुछ है नहीं। तो भजनलाल शर्मा जो पहली बार के एमएलए थे, हम्म। उनको सीएम लगा दिया राजस्थान का। और हम्म। बड़ा सरप्राइजिंग, हम्म। जब आपने देखा होगा कि जब हम्म। ये अनाउंस हो रहा था, तो एक हम्म। पर्ची दी, और साथ में बैठे हुए थे हमारे आज के डिफेंस मिनिस्टर, राजनाथ और सिंह। सिंधिया जी भी बैठी थी। हम्म। और उन्होंने कई बार वो पर्ची को आगे पीछे करके देखा कि भाई ये है कौन, अच्छा। ये जी। है कौन। तो हम्म। वो खुद भी पीछे बैठे थे, उन्हें कुछ नहीं पता। हम्म। तो ऐसे सरप्राइज से एक ब्राह्मण उसके भजनलाल शर्मा को दिया। मतलब मध्य यूपी प्रदेश में, में यादव कम्युनिटी के का बनाया, और राजस्थान में हाँ, ब्राह्मण मोहन समुदाय का। जी, उनका ब्राह्मण। और हरियाणा में क्या था, हरियाणा में जैसे आज हम पंजाब में कहते हैं ना कि कोई नॉन सिख चीफ मिनिस्टर बन ही नहीं सकता, हम्म। आज हम पंजाब के लिए जिस तरह से कहते हैं, हम्म। उसी तरह से हरियाणा के लिए भी ये कहा जा रहा था कि भाई नॉन जाट सीएम हरियाणा से बन ही नहीं सकता। हम्म। और मोदी जी ने बिल्कुल सबको चौंका कर खट्टर साहब को सीएम बना दिया। हम्म। अच्छा। हाँ, सही बात है, अचानक आए थे वो। और फिर उनको रिप्लेस भी किया, काफी आलोचना हुई। तो हम्म। उनको एक अच्छी पोजीशन दी सेंटर में,
और रिप्लेस किया नायब सिंह सैनी से। हम्म। तो सैनी एक बहुत बड़ा समाज है, हम्म। उसको भी कर दिया। तो अगर आप देखें मोटा मोटी, आसपास करके ये देखें, तो जाट एक बड़ी कम्युनिटी है। और अभी तक उनको आपने हरियाणा से डिस्प्लेस किया सीएम की पोस्ट से। हम्म। तो अगर उनको आप एडजस्ट करना चाहते हैं, उनको अपने साथ रखना चाहते हैं, तो आपके पास में ऑप्शन है कि दिल्ली का सीएम जाट हो। हाँ, एक आप बड़ा पॉइंट बता रहे हैं। इस हिसाब से वो किसी ने सोचा नहीं कि हाँ। भाई ये कम्युनिटी जो इतनी बड़ी है और इतनी दबंग कम्युनिटी हाँ। है, जिस पे और खाप हैं, सैकड़ों खाप जुड़े और हैं इससे। दिल और गुप्ता जी, दिल्ली और हरियाणा का जो जाट है वो एक ही मिला जुला है। हालांकि दो अलग अलग अब स्टेट हो जाते हैं, हम्म। पर कायदे में ये एक ही है। हम्म। क्योंकि किसी जमाने में हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल, ये सब पंजाब सूबे के अंदर ही आते थे। अच्छा। तो उस चीज को, वो उस तरह का जो लगाव है, उस तरह का जो अटैचमेंट है, उस तरह की जो बॉन्डिंग है, वो आज भी कायम है। अच्छा। तो अगर प्रवेश वर्मा को बनाते हैं, हम्म। प्रवेश वर्मा को बनाते हैं, तो जो जाट लॉबी है, जिसको ये लग रहा है कि भाई हमको जो है, जो सीएम की जो कुर्सी थी हरियाणा की, उससे हटाया और 2 बार दूसरे सीएम बनाए, पर जाट नेता को कोई मौका नहीं दिया। तो उसका ये एक अच्छा रिप्लेसमेंट हो सकता है। और प्रवेश वर्मा के बनाने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश जी। के जाट बहुल इलाके, दिल्ली हम्म। और हरियाणा, हम्म। राजस्थान, इन हम्म। पे असर पड़ेगा। हाँ, असर पड़ेगा। प्लस आपने जो ये तीन चार स्टेट का उदाहरण दिया, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, और कि भाई कैसे हर कम्युनिटी को मोदी ने साधा है, और जाट जैसी जो कम्युनिटी है जो इतनी दबंग मानी जाती है और इसका असर होता है, और खाप के थ्रू उसके इतने सारे लोग होते हैं उसके साथ, तो उसे साधना, जब दिल्ली में एक मौका आया है तो वो मोदी साधने की कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है कि एक बड़ा पॉइंट है, बड़ा फैक्टर है दिल्ली में, जिसने अरविंद केजरीवाल को हराया। देखिए, मोदी दिल्ली में केंद्र में है, मतलब कि 14 से, और लेकिन उनकी नाक के नीचे जो है मुख्यमंत्री जो है कोई और होता था, अरविंद केजरीवाल होते थे। तो दिल्ली की जंग इतनी आसान नहीं थी। भाई ये मोदी के लिए भी तो एक प्रतिष्ठा की बात थी ना। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं ये एक अच्छा इसका फैक्टर है, जस्टिफिकेशन है। और दूसरा, प्रवेश वर्मा एक यंग लीडर हैं, अलर्ट हैं, अच्छा बोलते हैं, शुरू से जो आइडियोलॉजी है आरएसएस की उससे जुड़े हुए हैं। हम्म। इनके पिताजी भी चीफ मिनिस्टर थे और अच्छा काम किया। हम्म। इनके ससुर भी जो है कैबिनेट मिनिस्टर थे हम्म। बीजेपी में। जी। तो कुल साहेब मिला सिंह के, वर्मा से तो मैं भी मिला था उन दिनों में। एक नेशनल टीवी में हाँ, हुआ करता था और उनसे कई बार मुलाकात होती थी। मैं कई बार उनके यहाँ पे गया था। तो उन्होंने एक झोपड़ी बना रखी थी, उसमें रहते थे। और हम्म। जिस दिन उन्होंने सीएम की कुर्सी छोड़ी थी, हम्म। वो डीटीसी की बस में बैठ के गए थे। जी। ये ये और एक। वो शहीद भगत सिंह कॉलेज में लाइब्रेरियन थे। उससे हम्म। अगले दिन जाके बस से ही गए थे और अपना लाइब्रेरियन का पद जो है उन्होंने हम्म। संभाल लिया। जी जी। तो मुझे लगता है कि भाई दिल्ली का आदमी हो, और जिसने दिल्ली को देखा हो और लड़ सकता हो, अक्कड़ हो, तो मुझे भी लगता है कि ये एक फैक्टर, ये दूसरा फैक्टर जो है प्रवेश वर्मा के सपोर्ट में जाता है। लेकिन जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, पूर्वांचली
भाई बिहार में चुनाव होने हैं, तो एक वहाँ के वोटर्स को साधना है, तो पूर्वांचली कोई हो सकता है, कोई और देखिए, बनियों की बात कर रहा है, कोई आपके पंजाबी समुदाय की बात कर रहा है, मतलब तरह तरह की बातें हो रही हैं। मुझे वो दावा थोड़ा कमजोर नजर आता है, क्योंकि पूर्वांचल की जब बात करते हैं हम, तो जो पूर्वांचल के नेता हैं, पूर्वांचल में जो हैं, उनको वहीं पे सेटलमेंट करना, उनको वहीं पे पद देना। देखिए, बीजेपी आज की तारीख में एक ऐसी एडवांटेजियस पार्टी है जो और कोई नहीं है। मान लिया जाए किसी को नहीं बनाना, और उसका जो है अच्छा असर है, पर उसको आप खोना भी नहीं चाहते, उसे नाराज भी नहीं करना चाहते, तो आप उसको गवर्नर लगा दो, उसको सेंटर में ले आओ। हम्म। और ये एडवांटेज और किसी पार्टी को नहीं है। ठीक बात है। ये हम्म। एडवांटेज है ही नहीं और लोगों को, और इनको है तो वो उनको सेटल भी कर देंगे। बाकी एक बड़ी कहावत कही जाती है, और कि एक जमाना था कि एमपी और एमएलए चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर तय करते थे, ठीक बात परंतु आज प्राइम मिनिस्टर तय करते हैं कि कौन एमएलए होगा है। और कौन एमपी होगा। और मुझे भी ये बात समझ में नहीं आती कि बिहार के लिए भाई दिल्ली में शासन कैसे होगा। वो तो दिल्ली की स्थितियां तय करेंगी ना बिहार के वोटर को साधने के लिए। मान लीजिए आपने यहाँ किसी ऐसे को मुख्यमंत्री बना दिया, और वो यहाँ की जो चुनौतियां, दिल्ली बीइंग नेशनल कैपिटल, वो अगर हैंडल नहीं कर पाया, तो फिर आप बिहार को कैसे साधेंगे? मतलब अगर यहाँ बिल्कुल आप कमजोर सही हुए कह तो रहे हो। आप और जगह भी कमजोर होंगे। यहाँ मजबूत हुए तो उसका एक अलग मैसेज जाएगा। तो मुझे लगता है कि दिल्ली की चुनौतियां भी अलग हैं। एक और मैं बात बताऊं, आप पीछे के इलेक्शन देखें तीन, जो 2014 का, 19 का, 24 का, हम्म। केजरीवाल ने इतनी सीटें ली, 67 तक ली है, हम्म। आउट ऑफ 70, हम्म। परंतु लोकसभा की एक भी सीट नहीं जीत पाए। हम्म। एक भी सीट अभी तक दिल्ली से आप पार्टी लोकसभा की कोई सीट जीती नहीं। कारण, लोग अभी तक ये समझते थे कि सेंटर में मोदी बेहतर है, और स्टेट में, दिल्ली स्टेट में केजरीवाल ठीक। ये लोगों की सोच थी, क्योंकि जो एमएलए का इलेक्शन लड़ा जाता है वो लोकल इश्यूज के ऊपर है, और लोकल इश्यूज में बिजली भी है, पानी भी है, फ्री बीज भी हैं, ये सारी चीजें हैं। तो जब लोगों को ये यकीन आ गया कि केजरीवाल को हटा के, जो वो फ्री बिजली पानी वगैरह जो भी दे रहा है, उस वो तो रुकेगा नहीं, वो चलता रहेगा, और उससे बेहतर लोगों को जो बीजेपी सरकार है वो देगी, तो उन्होंने बीजेपी की तरफ रुख किया। हम्म। ये, तो जो यहाँ का चीफ मिनिस्टर है, उसका फोकस होगा दिल्ली की लोकल इश्यूज पे, और हम्म। वो लोकल जो इश्यूज हैं उन्हीं के लिए चुना गया है। अब दिल्ली का आदमी है, उसके पिताजी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, राजनीति से लगातार, वो भी 2-3 बार का एमपी भी, फिर ये भी पूरा परिवार है, इनके चाचा दिल्ली के मेयर रहे आजाद सिंह, हम्म। और पूरा अच्छी जो है पकड़ है, हम्म। राजनीतिक पकड़ है। तो उस चीज को देखते हुए, और मुझे याद है, आप तो, कि साहब सिंह वर्मा जी एक छोटी सी लोकल इशू को भी बड़ा सीरियसली लेते थे और मौके पे पहुंच जाते थे। वो सही बात। जमीन से एकदम जुड़े हुए नेता थे। हम्म। मुझे याद है कि ताल कटोरा इंडोर जो स्विमिंग पूल है, उसका वो उद्घाटन करने आए एज चीफ मिनिस्टर। तो वहां पे जब उद्घाटन कर रहे थे, तो कायदे में उद्घाटन होता है, भी बटन दबा दिया,
पर्दा हट गया शिलालेख के ऊपर से, और उद्घाटन हो गया। तो वो तो जो उन्होंने किया सो किया। उन्होंने अपना कुर्ता उठाया, हम्म। निकाला, और धोती बांधी, और वो कूद गए। अच्छा। और काफी देर तक वो उसमें तैरते रहे। अच्छा अच्छा। तो हाँ। वो उस टाइप के तो मेरा नेता ख्याल है थे। कि वही सारी चीजें हो सकता है, उम्मीद की जा सकती है कि प्रवेश वर्मा में हो। लेकिन एक सवाल था कि मान लीजिए एक जो चौंकाने वाला नाम हमेशा ये एक रहता है, जो आपने भी कहा है कि कोई ऐसा नाम होगा जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं होगा, तो आपको क्या लगता है कि नाम सिर्फ नया हो, सिर्फ इसलिए वो लाया जाएगा, या दिल्ली की जो चुनौतियां हैं, जैसे लोकल इश्यूज तो ऑब्वियसली हैं, लेकिन लोकल इश्यूज के साथ दिल्ली की चुनौतियों को सख्ती से हैंडल करना और यहाँ के जो जनता की जो आकांक्षाएं हैं उसे पूरा करना, कोई नया नाम ऐसा हो सकता है जो इस पे खरा उतरा, मतलब उसका पैमाना क्या बिल्कुल। हो? देखिए, नया नाम होना ही काफी नहीं है, क्योंकि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को बिल्कुल कांटों की कुर्सी पे बैठना होता है। ये कांटों की गद्दी है। वो मीडिया की सबसे क्लोज नजर में होता है। वो जितने सीनियर्स हैं उनकी नजर में होता है। जितनी चुनौती जो चीफ मिनिस्टर दिल्ली है उसके लिए हैं, इतनी अन्य राज्य के किसी चीफ मिनिस्टर के लिए है नहीं। हम्म क्योंकि यहां तो चारों तरफ से उसको देखते हैं। उसको पूरा मंत्रिमंडल भी देख रहा होगा, पीएम भी देख रहे होंगे, और भी सारे फंक्शनरी देख रहे होंगे, मीडिया भी देख रही होगी, कोर्ट भी देख रहा होगा। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कितने सुई मोटो हम्म एक्शंस लिए। आ हम्म रहे थे जज साहब, उन्होंने कुछ देखा, उन्होंने सुई मोटो एक्शन ले लिया। तो इतना आसान नहीं है। और फिर दूसरी बात दिल्ली के बारे में ये है कि दिल्ली का जो चीफ मिनिस्टर है उसके पास ना तो लैंड है और ना पुलिस है। हम्म ये दोनों अधिकार भी नहीं है। परंतु जितने भी हैं उसमें उन्हें परफॉर्म करना होगा। देखिए, अभी तक का जो पीछे का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, हम्म तो इससे पहले जो सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर जिसकी बात कही गई वो शीला दीक्षित थी। हम्म 10, लगभग 10-11 साल उनका हम्म। अच्छा टेन्योर रहा, और हाँ, 3 बार थी अच्छा वो। काम किया। अच्छा हम्म। काम किया। जी। एक काम उन्होंने ये किया था, अनऑथराइज इंक्रोचमेंट को काफी साफ किया था। उसमें झुग्गी झोपड़ी, ये यमुना के इधर थी बहुत सारी झुग्गियां, उन सबको साफ कर दिया था, करके दिल्ली को खूबसूरत बनाया था। पर अब ये जो पीछे केजरीवाल जी का समय रहा, इसमें फिर से वो सब भर गए, और रेडी पटरी, कंजेशन, ट्रैफिक प्रॉब्लम सब बढ़ी। आबादी तो बढ़ी है दिल्ली की, साथ में ये दिक्कतें भी बढ़ी हैं। आज जो है दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या जो है वो सफाई और ट्रैफिक है। बिल्कुल दिल्ली जैसा ही एक और स्टेट है हम्म। जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर को ही पावर्स हैं, और ये सारा वो है जम्मू कश्मीर। आप देखिए, जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला जो है वो चीफ मिनिस्टर है। पहले फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर होते थे जब फुल फ्लैश स्टेट था। पर इनका हमेशा से ये एक स्टैंड रहा कि अगर हमने डेवलपमेंट करना है, हमने ये करना है, आराम से चलना है, तो हमें सेंटर के साथ मिलकर चलना हो। जिस दिन से उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बने, एक भी पॉइंट आपने कन्फ्रंटेशन का सेंटर से सुना नहीं होगा। ठीक बात है। और केजरीवाल जी का एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन उन्होंने भिड़ंत ना की हो नहीं, ठीक बात कि है एमपी ना, ने ये जब कर दिया, वाजपेयी थे सेंटर ने पीएम ये कर तो दिया। शीला दीक्षित थी, हाँ, कहीं कोई ये दिक्कत नहीं उसी थी। में लगे रहे। हम्म बनिस्पत इसके कि जितनी भी आपको सुविधाएं हैं, जितनी पावर्स हैं, जितनी आप कर सकते हो उतना तो करो। हम्म। और पूरी पार्टी ये प्रोजेक्ट करती रही
मिलके कि भाई केजरीवाल जी तो जो है वो मोदी से, मोदी डरते हैं, मोदी की टक्कर के हैं। अरे भाई, लोकसभा में तो कोई एमपी है नहीं, हम्म। विधानसभा से प्रधानमंत्री कब से चुनने जाने लगे। सही बात। ये बात इनकी समझ में आई नहीं कि हम एक अच्छा उदाहरण दें। आज भी पंजाब में कोई स्थिति अच्छी नहीं है। तो अगर दिल्ली की, केवल दिल्ली में ये टिके रहे कि जो फ्री बीज थी, जो मुफ्त की रेवड़ी थी उनके सहारे, पर उनको देने के बाद भी ये अच्छा काम कर सकते थे, तो इनको कोई हटाने वाला मिलता नहीं। नहीं, बहुत मजबूत पकड़ थी, बहुत मुश्किल था। बहुत मजबूत। बहुत इतना मुश्किल। समर्थन तो आज तक किसी को नहीं बिल्कुल मिला। बिल्कुल बिल्कुल। एक कभी नहीं मिला उसको। शीला दीक्षित को भुला दिया था, हम्म। इतनी शक्त होकर उभरे थे। हम्म। और जब दिल्ली वालों ने देखा भाई हालत खराब हो गई, और उन्हें एश्योरेंस मिल गई बीजेपी से कि हाँ भाई ये जो चीजें दे रखी हैं ये जी जी। बंद नहीं होगी, हम्म। तो उनका फिर ऑप्शन बीजेपी बेटर है। जी जी। तो देखते हैं आपके हिसाब से प्रवेश वर्मा जो है सबसे आगे हैं, और उनकी ही जो है आपके हिसाब से जो है वो दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। हम देखते हैं, अगर वो बन गए तो फिर हम लोग इस बात के लिए अपनी पीठ थपथपाएंगे कि देखिए हमने जो कहा था, आपने जो कहा था वही बात सही साबित हुई। तो अवाना साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और हमसे जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक मुझे यू। मुझे भी आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगता है कि जब इतने इन डेप्थ आप बात करते हो, और आप उस वक्त की धुरंधर हो पत्रकारिता के, कि जब पत्रकारिता ही होती थी, साधन नहीं होते थे, अरे सर, और ऐसे ही। बिना साधनों के हम्म। और कवरेज भी होती थी। हाँ, उस समय तो कुछ और नहीं था, उस समय तो और डिजिटल उस वक्त भी कुछ सीधे नहीं था। सीधा सच्चा कोई इतनी लग्जरी लाइफ नहीं थी मीडिया में। आप उस वक्त के धुरंधर हो, और अब आप अच्छा काम कर रहे हो। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इसी तरह से करते रहें। थैंक यू सर, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे राजनीतिक विश्लेषक श्री जी एस सवाना। अब अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात, हो सकता है तब तक इसका नतीजा भी आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।